हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 संचालन के सिद्धांत, उसके अंदर आज हम फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेडरिक टेलर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों के बारे में उनके विचार क्या है, उनकी राय क्या है, उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम सबसे पहले फ्रेडरिक टेलर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। पारंपरिक विचारधारा के अंदर फ्रेडरिक टेलर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रेडरिक टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था। वे एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। शुरुआती तौर पर उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी के रूप में कारखाने में एक अप्रेंटिस के तौर पर शुरुआत की थी। बाद में एक कंपनी में योगदान देकर वे मैनेजर बने थे। जिस कंपनी में योगदान देकर वे मैनेजर बने थे, उस कंपनी का नाम बेथलहैम स्टील कंपनी था। इसी समय के दौरान उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इसी वजह से उनको वैज्ञानिक संचालन के पिता के रूप में पहचाना जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत के विचारों के बारे में। कोई भी व्यावसायिक संचालन होता है तो व्यावसायिक संचालन के अंदर दो वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक वर्ग होता है मालिक और दूसरा वर्ग होता है श्रमिक। मालिक अर्थात संचालकों का मुख्य उद्देश्य लाभ और संपत्ति बढ़ाना होता है। तो मालिक यानी कि संचालक भी कह सकते हैं, उसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ बढ़ाने का होता है, प्रॉफिट का होता है। जबकि जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा वेतन कमाने का होता है, सैलरी का होता है। तो इन दोनों उद्देश्य के परिणाम स्वरूप मालिक एवं कर्मचारी दोनों समूह के बीच लक्ष्यों की जो एक सूत्रता बनी रहनी चाहिए, वो बनी नहीं रहती। मालिक को ऐसा लगता है कि मैं जितना वेतन देता हूँ, उसके हिसाब से कर्मचारी काम नहीं करते, और कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि हम जितना काम करते हैं उतना हमें वेतन मिलता नहीं है। जिसकी वजह से दोनों समूह के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की एक सूत्रता के बीच में कहीं ना कहीं हमें संघर्ष देखने को मिलता है। फ्रेडरिक टेलर ने ये जो रूढ़िगत प्रणाली है, उसे चुनौती देकर
एक नई पद्धति को विकसित करने का काम किया है। रूढ़िगत प्रणाली के अंदर श्रमिक आदेश के अनुसार काम करने के आदी थे, जिसे आदेश का नियम भी कहते हैं, रूल ऑफ थंब भी कहते हैं, जिसके अंदर श्रमिकों की कोई स्वतंत्र आवाज़ नहीं थी। मालिकों की ज़बरदस्ती और वर्चस्व बहुत ही बढ़ गया था। फ्रेडरिक टेलर ने आदेश के नियम के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने वैज्ञानिक नए विचार प्रस्तुत किए हैं जो वैज्ञानिक संचालन के रूप में पहचाने जाते हैं। अब हम वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत का अर्थ पढ़ने वाले हैं। वैज्ञानिक संचालन अर्थात किसी भी विशेष इकाई में या कारखाने में कर्मचारियों के पक्ष में संपूर्ण मानसिक क्रांति, उनके कार्य, कर्तव्य, सहकर्मी और मालिकों के प्रति संपूर्ण मानसिक क्रांति अर्थात वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत। तो ये हमने अर्थ देखा। फ्रेडरिक टेलर का मानना है कि कोई भी इकाई के अंदर या कारखाने में कर्मचारियों के पक्ष में संपूर्ण मानसिक क्रांति यानी वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत है। कर्मचारियों के जो कार्य होते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं, उनके साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी होते हैं और मालिकों के प्रति संपूर्ण मानसिक क्रांति यानी वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत। अब हम वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत की परिभाषा देखने वाले हैं। वैज्ञानिक संचालन की व्याख्या देते हुए फ्रेडरिक टेलर का मानना है कि आप लोगों के पास से क्या करवाना चाहते हो यह जानना और यह निश्चित पद्धति और अल्प व्यय में काम करे यह देखना अर्थात वैज्ञानिक संचालन। रिपीट करते हैं, आप लोगों के पास से क्या करवाना चाहते हो यह जानना और यह निश्चित पद्धति और अल्प व्यय में काम करे यह देखना अर्थात वैज्ञानिक संचालन। अब हम इस व्याख्या को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। फ्रेडरिक टेलर स्वयं एक इंजीनियर होने के कारण उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष देने का प्रयत्न किया था कि जब तक श्रमिक को अच्छी तरह से वेतन प्राप्त नहीं होता तब तक वे सही कार्यक्षमता से कार्य नहीं करते। श्रमिकों से हमें केवल और केवल परंपरागत श्रम कराए बिना उच्च उत्पादकता की प्राप्ति के लिए या तो ऊंचा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से उत्पादन का खर्च कम हो जाएगा। संचालकों को कर्मचारी का वेतन घटाना भी नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को काम चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की बात फ्रेडरिक टेलर ने कही है। तो यहाँ पे जो रूढ़िगत संचालन की जो चुनौती थी, उस चुनौती को उन्होंने एक नया स्वरूप देने का काम किया है। उन्होंने वैज्ञानिक संचालन के अंदर निम्न 3 बातों को या 3 तत्वों को
हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। नंबर 1, प्रत्येक श्रमिक को उसकी बुद्धि और शक्ति के अनुसार ही कार्य देना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है, जो भी श्रमिक है उस श्रमिक को उसकी बुद्धि और उसकी शक्ति के हिसाब से हमें काम देना चाहिए, तभी वो कार्य पूरा कर सकता है। नंबर 2, वर्ग अनुसार अधिकतम कार्य करने के लिए प्रत्येक श्रमिक को सूचना देनी चाहिए। वर्ग अनुसार यानी कि कम काम करने वाला, अधिक काम करने वाला, जैसे अपने ग्रेड होते हैं ना, उसके हिसाब से। तो वर्ग के हिसाब से अधिक कार्य करने के लिए श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देनी चाहिए। नंबर 3, शीघ्रता से कार्यक्षम रूप से कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक को उसके वर्ग के वेतन की तुलना में 30% से 100% के दर से अधिक वेतन देना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं कि जो कर्मचारी अपने वर्ग के अंदर अपनी जो उत्पादन क्षमता होती है, अपनी जो कार्य क्षमता होती है, उसे ज़्यादा कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्यक्षम कर्मचारियों के वेतन में हमें 30% से 100% की हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। हमें उसे ज़्यादा वेतन देने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फ्रेडरिक टालर के वैज्ञानिक संचालन के विचार देखे, उसका अर्थ देखा, उसकी व्याख्या देखी। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक टालर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों के बारे में। फ्रेडरिक टालर ने वैज्ञानिक संचालन का जो दृष्टिकोण अपनाया है वह एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। परंपरागत जो रूढ़िबद्ध पद्धतियाँ हैं उससे बहुत ही वे दूर थे। श्रमिक और मालिक दोनों एक सूत्रता से कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें, इस उद्देश्य से उन्होंने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। अब हम पहले सिद्धांत की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। तो ये जो वैज्ञानिक पद्धति का जो सिद्धांत है वो हमें कहता है कि कार्य करने के लिए हमें जो रूढ़िबद्ध पद्धतियाँ हैं, जो पुरानी पद्धतियाँ हैं, उन पुरानी पद्धति का उपयोग हमें बंद करना है। पुरानी पद्धतियों का उपयोग का हमें त्याग करना है और उसके स्थान पर हमें नई वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनानी चाहिए। कार्य का हमें वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करना है, तभी श्रेष्ठ कार्य हम कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत हमें इसी बात की ओर इशारा करता है कि हमें परंपरागत पद्धतियों का त्याग करके वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग हमें व्यवसाय में करना चाहिए, तभी हम व्यवसाय के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है आयोजन और अम्लीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें सूचित करता है कि आयोजन का कार्य और अमल का कार्य दोनों अलग अलग होता है। परंपरागत पद्धति के अंदर श्रमिक के द्वारा ही आयोजन किया जाता था और श्रमिक के द्वारा ही उसका अमलीकरण किया जाता था। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार आयोजन और अमलीकरण का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार आयोजन का कार्य हमें विशेषज्ञ को सौंपना चाहिए। जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जो भी जिस फील्ड के जानकार होते हैं, उसे ही आयोजन का कार्य हमें सौंपना चाहिए।
और अम्लीकरण का काम केवल और केवल श्रमिक को सौंपना चाहिए। तो यह बात इन सिद्धांत के अंदर हमें बताई गई है। आयोजन का कार्य केवल और केवल एक्सपर्ट करे और उसके अमल का काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको करना चाहिए। ये बात यह सिद्धांत के द्वारा बताई गई है। तीसरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है कार्य विश्लेषण का सिद्धांत। कार्य विश्लेषण की जब बात आती है तो कार्य का विश्लेषण करते वक्त खर्च का प्रमाण अल्प होना चाहिए और जो भी कार्य हो वो कार्य शीघ्रता से होना चाहिए। कार्य विश्लेषण के सिद्धांत के अंदर समय निरीक्षण का समावेश होता है, गति निरीक्षण का समावेश होता है और थकान निरीक्षण का समावेश होता है। हमें इन तीनों का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं तो अल्प लागत से उत्पादकता में वृद्धि हम कर सकते हैं। तो कार्य विश्लेषण का सिद्धांत हमें कहता है कि अगर हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का हमें सही से विश्लेषण करना चाहिए। अगर हम उसका सही से विश्लेषण करते हैं तो लागत का प्रमाण घटा सकते हैं और उत्पादन में भी हम वृद्धि कर सकते हैं। चौथा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है प्रमाणीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले प्रमाणीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रमाणीकरण अर्थात एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जो इकाई के अंदर पूर्व होनी चाहिए। इकाई में जो भी औजार होते हैं, जो भी साधन होते हैं, जो भी समय होता है, जो भी कार्य की स्थिति होती है, उन सब का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है। तो प्रमाणीकरण का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि प्रमाणीकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इकाई के अंदर पहले से ही उसका उपयोग करना चाहिए। इकाई के अंदर जो भी हमारे पास उपलब्ध औजार होते हैं, जो भी साधन होते हैं, जो भी समय है, जो भी कार्य की स्थिति है, उन सब का हमें प्रमाणीकरण करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। पांचवा जो सिद्धांत है उसका नाम है वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण का सिद्धांत। वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण का सिद्धांत हमें सूचित करता है कि श्रमिकों का चुनाव योग्य रूप से वैज्ञानिक स्तर पर ही होना चाहिए। वैज्ञानिक स्तर के लिए कर्मचारियों की शिक्षा, कर्मचारियों की कुशलता, कर्मचारियों की योग्यता, कर्मचारियों की शारीरिक क्षमता और कर्मचारियों का प्रशिक्षण, इन सबको वैज्ञानिक स्तर के मापदंड माने जाते हैं। इसके अलावा कर्मचारी को हमें इसी प्रकार का कार्य सौंपना चाहिए कि जो उसके शिक्षण, अध्ययन और कुशलता के अनुरूप हो। कर्मचारी को जो काम सौंपेंगे वो काम उसके प्रशिक्षण और उसकी कुशलता के अनुरूप होना चाहिए, तभी वो काम सही से कर सकता है। इसके अलावा समय समय पर श्रमिक एवं कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए हमें प्रशिक्षण का भी उपयोग करना चाहिए। कर्मचारियों को समय समय पर हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, तभी उनकी कार्यक्षमता में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। कर्मचारी की कार्य की रुचि जानने के लिए हमें विविध प्रकार की वैज्ञानिक परीक्षा का भी उपयोग करना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण का सिद्धांत हमें सूचित करता है। कर्मचारी का जो चुनाव हो वह वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए, वैज्ञानिक मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए, कर्मचारी को प्रशिक्षण देना चाहिए, कार्य की रुचि जानने के लिए
विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक परीक्षा का भी हमें उपयोग करना चाहिए। आगे का जो सिद्धांत है उसका नाम है वित्तीय प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमें सूचित करता है कि कुशल कर्मचारियों को हमें वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहक योजनाओं की बात की गई है। विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहक वेतन योजनाओं की सिफारिश की गई है। प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर ही हमें वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए। उसे किसी प्रकार की धारणा के आधार पर वेतन चुकाना चाहिए नहीं। यानी बात करें तो कर्मचारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे उसे उतना ज़्यादा से ज़्यादा वेतन देना चाहिए। जो कर्मचारी ज़्यादा उत्पादन करे उसे ज़्यादा वेतन देना चाहिए और जो कर्मचारी कम उत्पादन करे उसे कम वेतन देना चाहिए। जो भी वेतन दिया जाए वो वेतन केवल और केवल व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर देना चाहिए, किसी प्रकार की धारणा के आधार पर देना चाहिए नहीं। यह बात यहाँ पे बताई गई है। आगे का जो सिद्धांत है उसका नाम है मितव्ययिता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत हमें कहता है कि वैज्ञानिक संचालन के अमल के दरमियान हमें वैज्ञानिक और टेक्निकल आधार को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि मितव्ययिता के तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिए। मितव्ययिता का मतलब होता है अल्प लागत, और मितव्ययिता के लिए हमें लागत का अंदाज बनाना चाहिए, अंदाज पत्र बनाना चाहिए। लागत को नियंत्रण में रखने की पद्धतियों के बारे में सोचना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं, जो भी विचलन है, उसे ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए, ढूंढकर उसका अध्ययन करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। तो हम इकाई के अंदर मितव्ययिता को अमल में ला सकते हैं। लागत का प्रमाण हम कम कर सकते हैं, लागत को नियंत्रण में लाने की पद्धतियों को खोज सकते हैं और उन सबका इकाई में हम अमल भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे का जो सिद्धांत है उसका नाम है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति अर्थात स्वामी और श्रमिक, स्वामी यानी कि मालिक और कर्मचारियों के बीच लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानसिक क्रांति होनी चाहिए। मालिक और कर्मचारियों के बीच में मानसिक सुमेल यानी कि मानसिक क्रांति। अगर मालिक और कर्मचारियों के बीच में मानसिक सुमेल होगा तभी उनके बीच में तनाव कम होगा और तभी इकाई का लक्ष्य हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो मानसिक क्रांति का सिद्धांत हमें कहता है कि इकाई में काम करने वाले मालिक और श्रमिक के बीच में मानसिक सुमेल होना चाहिए। उनके बीच में किसी प्रकार का घर्षण नहीं होना चाहिए, उनके बीच में किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि जब दोनों वर्ग के बीच मानसिक क्रांति हो। अगर मानसिक क्रांति दोनों वर्गों के बीच होगी तो उनके बीच में जो मानसिक तनाव है उस मानसिक तनाव को हम दूर कर सकते हैं और तभी इकाई के उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूरे वीडियोस के अंदर हमने वैज्ञानिक संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त की, फ्रेडरिक टेलर के बारे में जानकारी प्राप्त की, फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के बारे में विचार क्या है, वैज्ञानिक संचालन का अर्थ देखे, उसकी परिभाषा देखे और फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा ये यूट्यूब चैनल जिसका उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षा देना है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी सलाह हो, जो भी सुझाव हो, जो भी मंतव्य हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। आगे की वीडियोस में कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, अस्तु।